बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बुक ओपन करें तो इसके पहले 1, 2, 3, 4, 5 और जो 6 पेज हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की गई हैं। यानी सबसे पहले क्या डिस्कस किया गया है, आपको बताया गया है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, पहले ये बताया गया। फिर बताया गया प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फिर आपको बताया गया है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। फिर आपको बताया गया है रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं। फिर आपको बताया गया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है। फिर आपको बताया गया है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। फिर आपको बताया गया है जी इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर आपको बताया गया है स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर आपको बताया गया है डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर आपको बताया गया है जी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज of dynamic equilibrium। ये आपके पास डिस्कशन की गई है पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 6 तक। अब इसमें मैंने क्या कहा है, रिएक्टेंट्स के बारे में सबसे पहले बताया गया है, फिर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, फिर इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है, फिर आपको बताया गया है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होती है, फिर आपको बताया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, और फिर आपको बताया गया है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब एक एग्जाम में क्या होता है, वो आपसे इनमें से कुछ चीजें पूछता है। क्योंकि ये चीजें यहाँ पे मिक्स हुई हैं बुक के अंदर, तो बच्चे क्या करते हैं, सारी चीजें लिखना शुरू कर देते हैं। वो आपसे समटाइम्स पूछता है कि रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान क्या फर्क होता है। ठीक है जी। अब ये 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है, ये आपके पास 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है। अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि अगर 2 नंबर का सवाल आ जाता है तो आपने कैसे लिखना है, अगर 4 नंबर का सवाल आ जाता है तो आपने कैसे लिखना है। फिर क्या करते हैं जी, फिर शुरू हो जाते हैं बच्चे रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट। भाई उसने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूछे ही नहीं है, उसने पूछा है रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन पूछे। ठीक है जी। फिर वो बताना शुरू कर देते हैं जी, एग्जांपल लेके इक्विलिब्रियम क्या होती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं, फिर वहां पे खोज जाते हैं। ठीक है। अब वो बात पूछता है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या फर्क होता है। आपने सिर्फ बतानी ये 2-3 चीजें होती हैं, आप रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल से शुरू हो जाते हैं और सारा लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है।
आपने क्या करना है, सारी चीजों को बुक से अलग करना है। मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से शुरू कर रहा हूं आपको समझाना, ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको पता होंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो फिर आपको आगे ये सारी चीजें इजीली समझ आ जाएगी। किसी भी चैप्टर का मेरा अंदाज है पढ़ाना, पहला जो लेक्चर होता है मैं उसमें ज्यादा टाइम देता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपके चैप्टर की बेस बन जाए। तो आज का भी लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा होने लगा है, तो आप लोगों ने समझना है। अगर ये आप लोगों ने बेसिक्स चीजें समझ ली आज के दिन, आपको आगे आसानी होगी चैप्टर को समझने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, मैं ये वाली साइड साफ कर देता हूं, इधर से एक एक पॉइंट आपको करके समझाता हूं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जी रिएक्टेंट्स की, कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। देखें, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और मिलके एक नई चीज बना रहे हैं, तो जो कंबाइन हो रहे होंगे वो क्या होगा, रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंसेस अगर कंबाइन हो रहे हैं और कोई नई चीज बना रहे हैं, जो कंबाइन हो रहे होंगे उसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज बनेगी उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। बात समझ आ गई। अब हम इस चीज को इक्वेशन से देख लेते हैं। हमारे पास बुक में जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, वाटर। क्या बना रहा है, वाटर। इधर इसमें देखो कौन सी चीजें कंबाइन हो रही हैं। एक हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बना क्या रहा है, वाटर। कंबाइन कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बना क्या रहे हैं, वाटर। तो ये आपके पास क्या आ गई, रिएक्टेंट्स, और ये क्या आ गई, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स के नाम से ही जाहिर है कि रिएक्ट करने वाली, जो चीजें रिएक्ट करेंगी वो क्या बनाएंगी, प्रोडक्ट बनाएंगी। जो नई चीज आपके पास बनेगी उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसमें ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है। अब जरूरी नहीं कि ये ही प्रोडक्ट्स हो, यही क्या हो, ये रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं। बात समझनी है, ये रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं। वो फिर हम आगे इक्वेशंस देखेंगे। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो अब ये चीज क्या बन गई, रिएक्टेंट बन गई, और ये चीज क्या बन गई, प्रोडक्ट। ठीक है जी, देखें अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। किसको देखते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, बुक किसी ने कहा है, बुक को देखो, पता नहीं कहां से कौन सी मखलूक आ गई है। मैं इधर समझा रहा हूं, ये बुक में घुसे हुए हैं, बंद करो इनको। अब हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल, दिमाग लगा के बैठो, इधर पहले सुनो, बाद में बुक से रीडिंग करवाता नहीं हुआ है। इरिवर्सिबल सुनते हो नहीं और फिर बाद में ऐसे ही रट्टे की तरफ चले जाते हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसकी डायरेक्शन एक हो, जिसकी डायरेक्शन एक हो, यानी उसमें रिएक्टेंट मिले और मिलके क्या बना दें, प्रोडक्ट बना दें। दोबारा प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट ना बने, यानी इसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये क्या रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट मिलके सिर्फ क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे। ये हो गया आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स मिले और सिर्फ क्या बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए। प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टेंट ना बनाए, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन।
समझ आ गया? इस इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक एरो से शो करते हैं, और ये जो आपका हेड होता है एरो का, ये आपको प्रोडक्ट्स शो कर रहा होता है, और जो टेल होता है वो क्या शो करते हैं? रिएक्टेंट्स को शो करते हैं। ये तो हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट भी क्या करते हैं जी? आपस में मिलके क्या बना देते हैं जी? रिएक्टेंट्स बना देते हैं। दोबारा हमारे पास वही चीज हासिल हो जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन नाम से ही जाहिर है कि रिवर्स करना, उलट करना, ठीक है जी। प्रोडक्ट से क्या हासिल करना? रिएक्टेंट्स हासिल करना। और इरिवर्सिबल नाम से ही जाहिर है कि जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अब हमारे पास एक रिएक्शन है, अगर मिलता आपस में हाइड्रोजन मिले, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिले, क्या मिले जी? आयोडीन गैस। तो ये हमारे पास बनाती है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनाती है जी? हाइड्रोजन आयोडाइड, 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखें, इस रिएक्शन को आपने गौर से समझना है। ये रिएक्शन आपको समझ आ गया, बहुत सारा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, ये हाइड्रोजन गैस है, ये आयोडीन गैस है, दोनों गैसेज हैं, लेकिन इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। क्या होता है जी? पर्पल होता है। ये जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है जी? कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। क्या दो चीजें मिली? हाइड्रोजन और आयोडीन मिली। हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन भी क्या है? गैस है। दोनों ने रिएक्शन किया। अब ये क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। ये क्या बनी हमारे पास? प्रोडक्ट्स। अब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? इरिवर्सिबल। जैसे मैंने लिखा है, इससे जाहिर हो रहा है जैसे लिखा हुआ है मैंने। देखिए, असल में ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? एक जब इन दोनों चीजों को हीट किया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर नहीं होता, कलर इसका पर्पल से उड़ जाता है। ठीक हो गया? अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन हो रहा है ना, फॉरवर्ड होता है आगे। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? आगे। रिवर्स का मतलब होता है पीछे। वो कहते हैं ना, फॉरवर्ड करके देखो जी, वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा हो। अब ये क्या है हमारे पास? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? असल में रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा होता है, दो चीजें होती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्सिबल में ये दो चीजें होती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन मैंने इसका हाफ पार्ट लिखा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन नहीं लिखा। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को किससे? RF, यानी क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब RR यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इस हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा आप क्या करोगे? हीट। क्या करोगे? हीट करोगे तो आपके पास ये दो, अब हम हीट कर रहे हैं ना, अब ये दोबारा आपके पास बना देगा हाइड्रोजन और आयोडीन गैस। दोबारा क्या बना देगा? ये दोनों चीजें दोबारा बना देगा। इसका फिर कलर आ जाएगा, पर्पल कलर आ जाएगा। ठीक हो गया? अब ये रेट ऑफ क्या आ गई? रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ क्या आ गई? रिवर्स रिएक्शन। हमेशा याद रखें, इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन नहीं होता।
और हमारे पास इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रेट ऑफ रिवर्स। जो प्रोडक्ट बनती है वो दोबारा से क्या करती है, रिएक्शन करके क्या बना देती है, रिवर्स। अब इस रिएक्शन के लिए देखें रिएक्टेंट्स कौन से थे, ये तो थे, प्रोडक्ट क्या थी, ये। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या हो गए, ये रिएक्टेंट बन गए और ये क्या बन गए, बात समझ आ रही है। अब इन दोनों चीजों को, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, हम इकट्ठे किस तरह लिख सकते हैं, हम रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इकट्ठे किस तरह लिख सकते हैं। हम लिखते हैं H2, ये गैस है, और ये क्या है, I2 है, ये आयोडीन है, और ये गैस है, और इसका पर्पल कलर है। ये हाफ एरो डालते हैं, क्या करते हैं, हाफ एरो। यानी ये जो इधर एरो जा रहा है ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इधर जो जा रहा है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया। अब बनेगा क्या, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, इसको हीट करेंगे दोबारा तो ये दोनों चीजें बन जाएगी। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब आप लोगों को रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का और आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये देखो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की भी समझ आ गई, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की भी आपको साथ साथ में समझ आ गई। अब आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपको यहां तक समझ आ गई है ना तो आगे काम आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। देखें इक्विलिब्रियम वर्ड से जाहिर है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी। क्या होता है, बराबरी, यानी बैलेंस हो जाना। क्या हो जाना, बैलेंस। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए। जरा समझनी है इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम कब आता है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाए। देखें जब रिएक्शन शुरू होगा, जब रिएक्शन शुरू होगा, अभी हमने रिएक्शन शुरू किया है, प्रोडक्ट होंगे नहीं, अभी तो रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हम रिएक्शन शुरू करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे तो शुरू करने में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा, नहीं है समझ। यानी ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके जल्दी जल्दी सारे रिएक्टेंट्स जो होंगे ना, प्रोडक्ट होंगे नहीं, वो क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट। ज्यादा रिएक्टेंट्स जल्दी जल्दी मिलके क्या बना रहे होंगे, प्रोडक्ट। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट्स क्या होते जाएंगे, ज्यादा। माशाल्लाह, वो तो रिएक्टेंट्स तो मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, अब प्रोडक्ट क्या करते जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्रोडक्ट क्या करती जा रही है, बात समझ आइए, फिर समझाऊं। देखो अब देखो इस रिएक्शन को देखो, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं ना, ठीक है। इसमें शुरू में देखो प्रोडक्ट होगी कोई नहीं, ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपस में मिलके रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट कम यार मिलके वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और प्रोडक्ट क्या होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाएंगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में ज्यादा होगी,
शुरू में क्या होगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में बहुत ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शुरू में क्या होगी? कम होगी। जब प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाएंगे और रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट क्या करना शुरू करेंगे? ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट फिर दोबारा क्या करना शुरू कर देंगे? रिवर्स रिएक्शन करके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। नहीं आई समझ? अब फिर प्रोडक्ट क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्टेंट बन जाएंगे और प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे, यानी कि ये रिएक्टेंट बनाना ये वाला शुरू कर देंगे। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे ही टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। जब प्रोडक्ट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शुरू से ही हो जाएगी, लेकिन ज्यादा हो जाएगी, फिर वो ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट बनाना शुरू हो जाएंगे। याद रखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एवरी टाइम होता है, हर वक्त होता है। क्या होता है? हर शुरू में भी होगा, दरमियान में भी होगा, एंड में भी होगा, लेकिन शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है जी। एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी जितने रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे होंगे उतने प्रोडक्ट मिलके क्या बना रहे होंगे? रिएक्टेंट बना रहे होंगे। तो आपके पास आप कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गई? बराबर हो गई। इस स्टेज को आप क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी बराबरी, बैलेंस आ गया। जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितने प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, आप कहेंगे ये क्या हो गया? केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ आ गई है? कोई मसला? अच्छा जी, अब केमिकल इक्विलिब्रियम की आपको समझ आ गई। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हमने बात की थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की और डायनामिक इक्विलिब्रियम की। देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मैं आपको मिसाल देता हूं। स्टैटिक नाम से जाहिर है, स्टैटिक मतलब होता है साकेत होना। स्टैटिक मतलब साकेत। साकेत उर्दू में बोलते हैं हरकत ना करने वाला, हरकत ना करने वाला, जो एक जगह क्या हो? कायम हो। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसी इक्विलिब्रियम होती है जब वो क्या हो जाए जी, एक दफा इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो फिर वो मूव नहीं कर रही होती, फिर वो मूव वो रिवर्स रिएक्शन में फिर वो नहीं आ रही होती या फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जा रही होती, वो उधर ही क्या कर जाती है? रुक जाती है। ठीक है जी। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में नहीं देखने को मिलती, केमिकल रिएक्शंस में नहीं देखने, लेकिन फिजिकल रिएक्शंस में फिजिकली देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पे इस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्डिंग बनाई गई है, पहले ईंट रखी थी, सीमेंट लगाई गई थी, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ईंटें लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, दरवाजे खिड़कियां विंडो लग गई, ये बिल्डिंग तामीर हो गई। ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट क्या बने आपके पास? बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन गई। अब महीने बाद ऐसा होगा कि जब बिल्डिंग बन जाएगी तो वो आपस में बिल्डिंग क्या करना शुरू कर दे? अलग-अलग ईंटें शुरू कर दे, और महीने बाद क्या हो जाएगी? ईंटें अलग-अलग हुई हो, सीमेंट अलग हुई हो और दरवाजे अलग पड़े हो। ऐसा नहीं होगा। यानी फिजिकल सिस्टम में जब एक मर्तबा इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है फिर वो मूव नहीं करती, इसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मुतहर्रिक इक्विलिब्रियम। मुतहर्रिक, डायनामिक का मतलब होता है मुतहर्रिक, यानी हरकत करने वाली, हरकत करने वाली। देखो, डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होगी वो भी इक्विलिब्रियम बराबरी होगी, वो भी बराबरी, लेकिन होगी डायनामिक। डायनामिक कब होगी? जितने रिएक्टेंट में बन रहे होंगे उतने प्रोडक्ट बन रहे होंगे। नहीं समझ आ रही? जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल मिलके प्रोडक्ट बना रहे होंगे उतने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल मिलके रिएक्टेंट बना रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि यार 4 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मिले हैं और उन्होंने 4 मॉलिक्यूल क्या बना दिया? प्रोडक्ट थे। अब वही 4 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के मिले हैं, उन्होंने 4 मॉलिक्यूल क्या बना दिया? रिएक्टेंट थे। आप कहते हैं काम तो वही हो रहा है।
जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने प्रोडक्ट्स से मॉलिक्यूल्स मिलके रिएक्टेंट बना रहे हैं। बराबरी है नहीं है? लेकिन है डायनामिक, काम हो रहा है? इधर 4 कदम मूव किए, 4 कदम फिर वापस, फिर 4 कदम मूव किए, 4 कदम फिर वापस। अब है तो क्या इक्विलिब्रियम, बात तो वही खड़े हुए ना। 10 घंटे भी इस तरह करते रहे तो 10 घंटे बाद यही मैं खड़ा होऊंगा। बजाय इसके मैं ऐसे 10 घंटे चलना शुरू कर दूं तो हो सकता है इस्लामाबाद पहुंच जाऊं, ठीक है, बल्कि 10 घंटे बाद चलते चलते बंदा मर जाता है। तो उसमें क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती इक्विलिब्रियम है लेकिन मुतहर्रिक होती है, हरकत कर रही होती है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, होती इक्विलिब्रियम है। तो अब आपको इक्विलिब्रियम की भी समझ आ गई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की भी और डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी आप लोगों को समझ आ गई। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होती है, और केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये मैंने आपको मिसाल भी थी हाइड्रोजन आयोडाइड की, इसको मैंने आपको कहा ये फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, ये रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्सिबल के केस में मैंने आपको समझाया भी सही, इसमें रिएक्टेंट मिल रहे हैं, इसका पर्पल कलर होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा क्या बनाता है, बना देता है। ठीक हो गया? ये कुछ डिस्कशन थी जो आपकी बुक में दी गई है, इसको हम डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं। आपके पास बुक्स हैं, ओपन करें, बुक्स ही ओपन करें, मैं आपको समझाता जाता हूँ। देखिए सबसे पहले गौर करें, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो आपस में मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। आप कुछ शर्म करो और अंडरलाइन करते रहो। उस वक्त जो बुक में घुस रहे थे ना तुम लोग, अब बुक से रीडिंग करवा रहा हूं तो उसको अंडरलाइन करते जाओ। That combine are called reactants and the new substances formed, और जो नए substances बनते हैं are called products। जो नई चीज बन गई वो क्या बन गई, प्रोडक्ट। For example, when H2 and O2 combine, they form H2O। मिसाल के तौर पे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो पानी बनाते हैं। यही मैंने रिएक्शन लिखा था। अब इसमें H2 और O2 क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गए, और O2 क्या हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए आपके पास। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, वो कहते हैं ज्यादातर रिएक्शंस में, in which the products do not recombine, products do not recombine, प्रोडक्ट नहीं मिलते, प्रोडक्ट नहीं मिलते to form reactants, के वो दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें, के वो दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें। प्रोडक्ट्स नहीं मिलते कि वो दोबारा रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शंस कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल, सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं। बात समझ आ गई? अब क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स रिकंबाइन करते हैं, दोबारा मिलते हैं और क्या बना देते हैं, रिएक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। देखें, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट and are represented by putting single arrow between the reactants and products। इनको हम सपोज करते हैं ये मुकम्मल हो गए हैं और इनके दरमियान हम सिंगल एरो लगा देते हैं। ये क्या हो गया आपके पास, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रिएक्शंस, वो रिएक्शंस in which the products can recombine, प्रोडक्ट्स दोबारा क्या होते हैं, रिकंबाइन होते हैं to form reactants, क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं, और called reversible reactions। उनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। समझ आ गई? These reactions never go to completion, ये कभी मुकम्मल नहीं होते। ये 4 मॉलिक्यूल मिलके ये बनेंगे 4, ये होता रहेगा रिएक्शन, रुकेगा नहीं। ठीक है जी, हाँ जी। They are represented by double arrow between the reactants and products। ये डबल एरो हम डाल के इनको दर्शाते हैं। These reactions proceed in both ways, ये रिएक्शंस दोनों तरफ चलते हैं। They consist of 2 reactions, इन ये 2 रिएक्शन फॉर्मर्स में होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। समझ आ गई? So a reversible reaction is one
बस एक रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है which can be made to proceed either direction, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये किस पे इन्हिसार करता है? कंडीशन पे, कि कंडीशन कौन सी है। ठीक है जी, ये एक और डिस्कशन है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस हम इसके ऊपर कौन कौन सी अप्लाई करेंगे, तो रिवर्स ज्यादा हो जाएगा या फॉरवर्ड। लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। वो कहता है आओ हम हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान एक रिएक्शन को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। Because one of the reactants iodine is purple. आयोडीन क्या है? पर्पल। इनमें से एक रिएक्टेंट आयोडीन क्या है? पर्पल। While the product hydrogen iodide is colorless. जो प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड वो क्या है? कलरलेस है। Proceeding of the reaction are easily observable. वो कहते हैं ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ये easily observable है, हम इसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं। On heating हाइड्रोजन एंड आयोडीन, जब हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या करते हैं? हीट करते हैं। वेपर्स इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, बंद की हुई फ्लास्क में, बंद की हुई फ्लास्क में हाइड्रोजन आयोडीन इज हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड। बनता क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। एज अ रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स, जिसके नतीजे में आयोडीन का पर्पल कलर क्या हो जाता है? फेड, खत्म हो जाता है। As it reacts to form colorless hydrogen iodide, ये क्या बना देता है? As shown in a figure 9.1, ये नीचे 9.1 में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए पहली फ्लास्क देखें, उसके अंदर क्या? नीचे देखिए आयोडीन गैस है, नीचे पहली फ्लास्क मैंने कहा है पागलो, फिगर नहीं नजर आ रही? फिगर के ऊपर यूं हाथ रखा हुआ है और इक्वेशन के ऊपर गौर किया हुआ है। मैं कह रहा हूं फिगर देखो, आयोडीन गैस मिल रही है और ऊपर हाइड्रोजन गैस मिल रही है, दोनों। दूसरी फ्लास्क में देखो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। अब देखो इनका कलर नहीं है, ये क्या है? कलरलेस है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में चले गए ना। अब पीछे ही एक एरो आ रहा है ना, पीछे एक एरो रिवर्स रिएक्शन में दोबारा डिकम्पोज हो रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी? आयोडीन गैस बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कलर भी दोबारा आ गया। लेकिन फ्लास्क क्या होनी चाहिए? क्लोज। अगर फ्लास्क आपने ऊपर क्लोज नहीं की तो आपके पास हो सकता है जो प्रोडक्ट बन रही है उनमें से कोई चीज क्या कर जाए? निकल जाए, फिर आपके पास रिएक्टेंट वो हासिल नहीं हो। अच्छा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ आ गई? On the other hand, when only hydrogen iodide is heated, वो कहता है जब हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या करते हैं? हीट करते हैं। In a closed flask, purple color appears, दोबारा पर्पल कलर आना शुरू हो जाता है because of the formation of iodine vapors, क्योंकि आयोडीन वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? देखो उल्टा रिएक्शन लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए। अच्छा जी, ये मैं आपको लिख के समझा चुका हूं, सिर्फ आपकी रीडिंग करवा। In this case, hydrogen iodide acts as reactant. इस केस में क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड अब क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट, क्योंकि वो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। रिवर्स में क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट बन जाएगा, जो रिएक्टेंट होगा वो क्या प्रोडक्ट। Therefore, it is called reverse reaction. इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रिएक्शन। When both these reactions are written together as a reversible reaction, वो कहता है आप इन दोनों रिएक्शंस को जब हम इकट्ठे लिखेंगे तो इस सूरत में हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी? ये हमारे पास एक एग्जांपल थी हाइड्रोजन आयोडाइड की। नीचे दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है, दूसरी एग्जांपल भी मैं आपको समझा दूं। है जी, समझा दूं। अब ये दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दूसरी एग्जांपल क्या ले लेते हैं? वो कहता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है जी? कैल्शियम ऑक्साइड CaO मिल रहा है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ये गैस होती है, ये सॉलिड है। ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं जी? CaCO3। ठीक है जी, ये आपस में मिलके बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। अब ये असल में है रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने सिर्फ इसका कौन सा रिएक्शन लिखा है? फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने लिखा है।
अब जब इसको हीट करेंगे तो दोबारा क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा बन जाएंगे, ठीक है जी, दोबारा बन जाएंगे। लेकिन फ्लास्क को क्या होना चाहिए, ये नहीं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है वो निकल जाएगा, फिर आपके पास वो प्रोडक्ट्स हासिल नहीं होंगे। बात समझ आ रही है आपको? अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखें CaCO3, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और ये क्या बना देगा, CaO प्लस CO2। ये आपके पास दोबारा, ठीक है जी सर, ये दोबारा। अब जरा अगले इसी देखो, वो कहता है लेट अस हैव अनदर एग्जांपल। अब हम एक दूसरी एग्जांपल को देखें। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। नीचे उसने इक्वेशन लिख दी है। ऑन द अदर हैंड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर देते हैं, हीट किया जाता है इन एन ओपन फ्लास्क, इसमें ओपन फ्लास्क, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या बनाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या किस में बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब वो कहता है ओपन फ्लास्क में करो, क्या करो जी, अब जरा गौर करना, ये एक सेंटेंस के ऊपर हम जा रहे हैं इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है ना, परेशान ना हो भाई साहब, तो कह रहे हैं क्लोज्ड फ्लास्क, ये ओपन फ्लास्क का लफ्ज आ गया, ये वो हमें चीट कर रहा है थोड़ा सा ना, एक चीज सिखाने के लिए। वो कहता है आप ओपन फ्लास्क कर दो, ये क्या करेगा, ये चीज बना देगा, ये क्या करेगा, ये पहले इससे ये चीज बनी जी, अब फ्लास्क को क्या कर दो, खोल दो, फिर हीट करो, ये चीज बनी, ये चीज बन जाएगी ना। अब दोबारा ये चीज मिलके ये चीज नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगी, ये दोनों चीजें मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब आपने फ्लास्क को क्या किया, खोल दिया और हीट करना शुरू कर दिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट से दोबारा क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस सी ऊपर से क्या कर गई, निकल गई। अब क्या दोबारा ये चीजें मिलके ये बनाएंगी, नहीं बनाएंगी, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब उस फ्लास्क को क्या कर दो, बंद ही रहने दो। ये मिलके क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिलके क्या बना, ये मिलके फिर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलके क्या बनेगा, तो रिएक्शन होता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब हम उस स्टेज को कहेंगे ये क्या है, केमिकल। हमें समझाना चाह रहा था कि अगर सिस्टम को ओपन करोगे तो फिर उसमें से कोई ना कोई चीज लूज हो जाएगी और आप फिर इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाओगे। बात समझ आएगी? हाँ जी। वो कहता है CO2 एस्केप्स, CO2 भाग जाती है, चली जाती है, एस्केप कर जाती है आउट, एंड रिएक्शन गोज टू द कंप्लीशन, और रिएक्शन क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, फिर नहीं बस वो हो ही नहीं सकता। In these two reactions, इन दोनों रिएक्शन में decomposition is the reverse of decomposition। बस आपको ये पैराग्राफ छोड़ दो, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। बस डायग्राम नीचे देख लो। पहले उसने जो रिएक्शन किया है वो क्या किया है, फ्लास्क को ओपन कर दिया है, फिर दूसरी डायग्राम में देखो उसने फ्लास्क को क्लोज किया है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना शुरू हो गया है, उससे दोबारा रिएक्टेंट बनने शुरू हो गया, रिएक्टेंट से दोबारा। अब देखें नीचे पैराग्राफ जिधर लिखा हुआ है 10, when the rate of the forward reaction is the same, जब rate of forward reaction same हो जाए as the rate of reverse reaction, जितनी rate of reverse reaction होती है, the composition of the reaction mixture remains constant, तो reaction mixture की जो बनावट होती है वो क्या रहती है, constant, जितने reactants होते हैं उतने क्या रहते हैं। It is called chemical equilibrium state, इसको क्या बोलते हैं, chemical equilibrium state। At equilibrium state there are two possibilities, ये क्या हो सकते हैं, दो, अब या तो static हो सकती है, dynamic हो सकती है। देखो when reaction ceases to proceed, यानी रिएक्शन आगे बढ़ना बंद हो जाए, आगे बढ़ना
इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। ये सिर्फ फिजिकली हमें हैपन होता है। देखते हैं फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग, एक बिल्डिंग खड़ी ही रहती है rather than falling down because all the forces acting on it are balanced, क्योंकि तमाम फोर्सेस उसके ऊपर क्या होते हैं? बैलेंस होती हैं। This is an example of static equilibrium। ये क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। वो कहते हैं when reaction does not stop, जब रिएक्शन ना रुके, बेशक 4 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर 4 प्रोडक्ट के क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट। रिएक्शन तो हो रहा है ना, रुका हुआ नहीं है, लेकिन है इक्विलिब्रियम। Only the rate of forward and the reverse reactions become equal to each other, but takes place in opposite direction। Rate of forward reaction और rate of reaction क्या होंगे? Opposite direction में होंगे, लेकिन होंगे बराबर। This is called dynamic equilibrium। इसको क्या बोलते हैं? Dynamic means reaction is still continuing। Reaction अभी तक मौजूद है, जारी है। Rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। अब नीचे इस ग्राफ को देखें जरा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। मैंने आपको कहा था शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। ये जरा ग्राफ में उसने दिखाया गया है, ये देखें, यहां उसने लिया हुआ है टाइम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40, 50, ऐसे उसने मिनट्स दिखाए गए। ये क्या दिखाया गया? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इधर रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया गया, ठीक है। ये 0 से शुरू, जब अभी कोई टाइम नहीं गुजरा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? मैक्सिमम, ज्यादा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा। सारे प्रोडक्ट बन रहे होंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यूं कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। समझ आई या नहीं है? ये देखो शुरू में ज्यादा थी ना, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में ज्यादा थी, अब ऐसे टाइम के बाद कम होना शुरू हुई। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शुरू में क्या होगी? 0, क्योंकि प्रोडक्ट है नहीं, रिएक्टेंट क्या बनाएंगे? तो शुरू में ये क्या थी? 0। अब ये ऐसा क्या हुई? बढ़ना। ऐसा क्या शुरू हुई? बढ़ना। तो ये यहाँ के ये दोनों जाके यहाँ पे क्या होंगे? सेम। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं? रेट ऑफ रिवर्स। ये ग्राफ दिखाया गया उसमें, देखो शुरू में उसने कहा है फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। क्या हो रही है? डिक्रीज। मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से क्या हो रही है? डिक्रीज। नीचे देखो रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रही है, ये बढ़ रही है, ऊपर जा रही है। जो ऊपर से नीचे है तो कम हो रही है। At equilibrium, states of the forward reaction and the reverse reaction becomes equal। ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल लो, उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस करो। शुरू में क्या चीज ज्यादा होगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिलेंगे इनकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होगी। फिर आप इस तरह का ग्राफ बनाओगे, इधर लिखोगे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये क्या है? ज्यादा है, और क्या हो रही है? कम हो रही है। ऐसा टाइम के साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन टाइम के साथ बढ़ रही है। कर लोगे? तो ये था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया जी? अब अगले पेज के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 6 पे। यहां लिखा गया है फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। ये अक्सर इम्तिहान में पूछता है, ठीक है जी। अब आपने सिर्फ ये 4 पॉइंट नहीं लिखने होते, आपने साथ में इक्वेशन भी लिखनी होती है। भाई ये देखें, ये रिवर्सिबल है, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या जब हीट करेंगे दोबारा क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। बस इतने ही आप लिख लें तो काफी हो जाएगा, लेकिन इक्वेशंस आपने जरूर लिखनी है, मिसाल आपने, एग्जांपल आपने जरूर देनी है। वैसे यहाँ 4 पॉइंट्स में उसने सारी समरी इसको सम अप कर दिया है। वो कहता है इट इज द रिएक्शन
in which reactants react to form products। ये क्या है जिसमें रिएक्टेंट मिलते हैं क्या बनाते हैं। जरा रिवर्स रिएक्शन में लिखो, it is the reaction in which products react to produce reactants। क्या बनाते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, यानी प्रोडक्ट मिलके क्या बना रहे होते हैं रिएक्टेंट। दूसरा पॉइंट देखें, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या होता है लेफ्ट टू राइट, वो क्या होगा राइट टू लेफ्ट। हां जी, एट इनिशियल स्टेट शुरू में द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, तेज होगी, फुल हाई पीक पे होगी। और इधर क्या होगी इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जीरो होगी। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाएगी। समझ आ गई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नीचे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी अक्सर इम्तिहान में पूछता है। खुशकिस्मती स्टूडेंट्स की ये होती है, वो पूछ लेता है डिस्कस द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप यही 5 पॉइंट लिखते हैं, नंबर आपके 4 खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों ने रट्टा लगाया हुआ होता है, वो लिख लेते हैं। तो आप यही पूछ ले तो यही पॉइंट आपने सिर्फ लिखने होंगे। देखें जी, पहला पॉइंट क्या है, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल। इक्विलिब्रियम तब ही अचीव होगी, हासिल होगी ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। किसमें? क्लोज्ड सिस्टम में। मैंने कहा था फ्लास्क को अगर फॉलो करें तो फिर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी। दूसरा पॉइंट देखो, एट इक्विलिब्रियम स्टेट a reaction does not stop, रिएक्शन रुकता नहीं है, फॉरवर्ड भी हो रहा होता है रिवर्स। ये और बात है, जितना फॉरवर्ड हो रहा होता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस, ये होते रहते हैं एट द सेम रेट, दोनों सेम रेट पे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एट इक्विलिब्रियम स्टेट the amount of reactants and the products do not change। रिएक्टेंट्स की अमाउंट भी नहीं तब्दील होती, प्रोडक्ट भी। ये नहीं कि पहले हमने रिएक्टेंट के 8 मॉलिक्यूल लिए थे तो वो और प्रोडक्ट बने हमारे पास 8 मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल, तो जब ये मिले अब रिएक्टेंट के 6 मॉलिक्यूल बन जाए, नहीं। रिएक्टेंट की अमाउंट क्या रहेगी सेम, और प्रोडक्ट की अमाउंट भी रहेगी सेम रहेगी। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तब्दील नहीं होती, जैसे कलर है, डेंसिटी है, रिमेन्स द सेम, वो क्या रहते हैं सेम। एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। इक्विलिब्रियम स्टेट को हम हासिल कर सकते हैं दोनों तरीकों से, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। या हम रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें या प्रोडक्ट से, इक्विलिब्रियम हमारे पास आएगी। An equilibrium state can be disturbed, equilibrium state को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं and again achieved, और दोबारा भी हासिल कर सकते हैं under the given conditions of concentration, pressure and temperature। टेम्परेचर प्रेशर इसको तब्दील करते हुए हम इक्विलिब्रियम स्टेट को तब्दील कर सकते हैं और दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये एक अलग से डिस्कशन है, इसमें पढ़ेंगे तो फिर बहुत सारी डिस्कशन और करनी पड़ेगी। टेम्परेचर पढ़ा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हम टेम्परेचर चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और ऐसे रिएक्शन जो प्रेशर इफेक्ट कर रहा होता है हम प्रेशर तब्दील करके उनकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये एफएससी की फर्स्ट ईयर में आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों का टॉपिक था, इसमें मैंने टाइम तो काफी लगाया है, होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो गई हों। जो अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर आपको ये पिछली चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको समझना बहुत आसान होगा।